अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपने बोरिक एसिड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एल्यूमिनियम के भी रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बोरिक्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये कहा था कि जो बोरिक्स है दैट इज़ वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ जो है बोरॉन होता है। इसी तरह जो बोरिक एसिड है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपाउंड जो कि कंसिस्ट किसके ऊपर कर रहा होता है, बोरॉन के ऊपर जो है वो कर रहा होता है। वही आपसे कहते हैं कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स, कि आपके पास 3 तरह के बोरिक एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके नाम जो है वो नीचे आपको गिवन है। मेटाबोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, एज वेल एज अ पायरोबोरिक एसिड है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से, वैसे तो 4 आपके पास गिवन है, लेकिन मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक और ऑर्थोबोरिक आपके पास क्या होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो ये कहते हैं कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वन है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके पास बोरिक एसिड्स हैं, चाहे वो मेटाबोरिक एसिड हैं या आपके पास क्या है, टेट्राबोरिक एसिड है, वो ये कहते हैं कि वो सॉलिड स्टेट के अंदर तो आपके पास क्या है, स्टेबल है, लेकिन अगर आप उनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो वो खुद को कन्वर्ट किसके अंदर कर लेते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर जो है वो खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास आप देख सकते हैं कि चारों बोरिक एसिड्स को आपको नाम बता दिए गए हैं। मेटाबोरिक एसिड है जो कि क्या होता है, HbO2 आपके पास होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड है वो क्या होता है, H3BO3 आपके पास होता है। इसी तरह जो टेट्राबोरिक एसिड होता है वो आपके पास क्या होता है, H2B4O7 आपके पास होता है। जबकि पायरोबोरिक एसिड कैसे होता है, H6B4O9। आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास एसिड्स हैं, boric acids हैं, they are all containing hydrogen, they're all containing boron, they're all containing oxygen, but the number जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कि हाइड्रोजन का, बोरॉन का और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का। तो उसके बाद उन्होंने आपको ये कहा था कि आपके पास जो जितने भी बोरिक एसिड्स हैं वो उनमें से, मतलब वो वैसे सॉलिड स्टेट के अंदर तो स्टेबल हैं, लेकिन अगर आप उनको पानी में डिसॉल्व करें तो वो क्या करते हैं, खुद को ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप लोग नीचे देख सकते हैं कि आपको मेटाबोरिक एसिड की एग्जांपल जो है वो गिवन है, उसको उन्होंने पानी में जो है वो डिज़ोल्व किया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि HbO2 है, उसके अंदर उन्होंने जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, H3BO3 के अंदर जो है वो आपके पास क्या हो गया, कन्वर्ट जो है वो आपके पास हो गया। ठीक है, इसी तरह मतलब आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, एक का आपके पास बोरॉन, और कितने ऑक्सीजन है, 3। तो HbO2 को जब आप पानी में डिसॉल्व करें तो आपके पास क्या बनाता है, H3BO3 बनाता है। इसी तरह अगर आप लोग टेट्राबोरिक एसिड लें, H2B4O7, उसके अंदर आप लोग 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो आपके पास बन जाता है। अब आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि जितने भी बोरिक एसिड्स हैं उसमें से ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे। वो आपसे ये कहते हैं कि इट्स अ वेल क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है, ट्राइक्लिनिक इसकी ज्योमेट्री होती है, कोल्ड वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉलेबल है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी जस्ट इसका 2.6% क्या होता है, सॉलेबल होता है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कितनी अमाउंट सॉलेबल होगी, 37% एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसकी जो सॉलेबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट आपके पास है। तो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सॉलेबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जो है वो आपके पास जो है वो जाएगी। अब हम लोग इसी बोरिक एसिड की कमर्शियल स्केल के ऊपर प्रिपरेशन देख लेते हैं। हम लोगों ने इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कॉलमेनाइट से। और कैसे हम लोग जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि आप लोगों ने कॉलमेनाइट लेना है, जो आपके पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास नेचुरल जो है वो कैल्शियम बोरेट आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पे H6 लिखा हुआ है, ये H6 नहीं है, यहाँ पे B6 आपके पास है। तो क्या है, कैल्शियम बोरेट बेसिकली आपके पास होता है Ca2B6O11.5H2, यानी पेंटा हाइड्रेट, कैल्शियम बोरेट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग कॉलमेनाइट कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इसको आप क्या करें, आप लोग इसको
प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कि आप लोग जो है वो कैल्शियम बोरेट को बॉइलिंग वाटर के अंदर सस्पेंड कर दें और उसमें से किस चीज़ को जो है वो फिर पास करें, आप लोग उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करें, पास जो है वो आपके पास जो है वो करें। तो क्या आपके पास होगा एक चीज़, यानी आपने क्या लिया, कॉलेमेनाइट लिया, उस कॉलेमेनाइट को आपने सस्पेंड कर दिया बॉइलिंग वाटर के अंदर और फिर उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारा, तो एक उसके रिजल्ट में आपके पास बन जाएगा कैल्शियम जो है वो आपके पास जो है वो सल्फेट बन जाएगा, और जो है बल्कि ये कैल्शियम सल्फाइड आपके पास कॉमनली जो है वो आपके पास बन जाता है। और इसके साथ आपके पास क्या बन जाएगा, 6H3BO3 यानी बोरिक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक है मेथड है कि कॉलेमनाइट यानी कैल्शियम बोरेट से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। दूसरा मेथड ये है कि बोरिक से, यानी कैल्शियम बोरेट जो आपके पास, जिसको आप कॉलेमनाइट कह रहे हैं, वो भी बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड था, और जो बोरिक्स है दैट इज बेसिकली द सोडियम टेट्राबोरेट है, वो ये कहते हैं कि उसको भी आप लोग किसके साथ जो है वो ट्रीट करें, उसका एक हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएं पहले पानी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसमें से क्या डालें, आप लोग एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो डालेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ आपके पास बोरिक एसिड है। नीचे आपको केमिकल इक्वेशन नजर आ रही है, Na2B4O7। ठीक है, उसका ओनर आपने क्या लिया, पानी के अंदर, क्योंकि हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है तो आपको इक्वेशन में भी 5 मोल्स वाटर के नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद उसमें आप कैलकुलेटेड क्वांटिटी किस चीज़ की डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के साथ मिलके एक क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा, साथ आपके पास क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड। तो दो मेथड थी प्रिपरेशन के, फ्रॉम कॉलेमेनाइट एंड फ्रॉम बोरिक्स आपके पास है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉफ्ट सोपी टच होता है, पानी के अंदर कोल्ड वाटर के अंदर स्लाइटली सॉलेबल होता है, बट फेयरली सॉलेबल इन द हॉट वाटर आपके पास है। स्टीम के अंदर क्या है, वॉलेटाइल है। वो ये आपसे कहते हैं कि ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, और ये क्या बना देगा, इथाइल बोरेट भी आप बना सकता है। तो नीचे आपके सामने क्वेश्चन है, बोरिक एसिड है H3BO3 यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल्स एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये आपके पास क्या होता है, एसिड कैटेलाइज्ड आपके पास होता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बना, इथाइल बोरेट बना, यानी ये जो आपके थे ना, ये जो आपके पास C2H5, वो जो यानी ये एक्ट करेगा एज द अल्काइल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप जो है इसकी हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, इसलिए हमने 3 मोल्स ही जो है वो आपके पास क्या किया, इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ आपके पास क्या बन गया, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बन गए। ठीक है, तो एक आप लोगों ने पढ़ा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द इथाइल बोरेट बाय यूजिंग द बोरिक एसिड। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग बोरिक एसिड लें और आप उसको हीट करें तो क्या बनेगा, वो ये कहते हैं कि ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा, और ये सबसे पहले मेटाबॉरिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो ये कहते हैं उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, टेट्राबोरिक एसिड के अंदर, और फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, बोरिक एनहाइड्राइड। यानी वो ये देखते हैं कि बोरिक एसिड को अगर आप हीट करें तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है H3BO3, आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो है आपने इसको हीट किया, तो क्या हुआ कि एट हाई टेम्परेचर इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने क्या होगा, ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है मेटाबॉरिक एसिड के अंदर HBO2 प्लस आपके पास क्या H2 आपके पास है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप 4 मोल्स किसके आपके पास लें, आप लें इसी के, और आप उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो है वो आप जो है वो करें, तो आपके पास क्या बनता है, H2B4O7 बन जाएगा, साथ आपके पास क्या है, यहाँ H3 आना है, 4H3BO3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेट्राबोरिक एसिड प्लस आपके पास ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है
कि वो आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके पास टेट्राबोरिक एसिड है और आप उसको रेड हॉट कंडीशन के अंदर हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना पानी का मॉलिक्यूल भी लूज़ कर देता है और इसके साथ आपके पास क्या बनाता है, बोरिक एनहाइड्राइड जो है वो बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वाई वी आर कॉलिंग इट एज एनहाइड्राइड, बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी वाटर मॉलिक्यूल, नॉट एनी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो एक आप लोगों ने इसका रिएक्शन पढ़ा इथाइल अल्कोहल के साथ, जिसके रिजल्ट में इथाइल बोरेट बनता है। दूसरा आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस जो है वो अगर आपके पास होती हैं। थर्ड फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास, कि एक वीक एसिड होता है। क्यों वीक एसिड होता है, क्योंकि अगर आप इसको आयोनाइज करें तो ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या होता है, आयोनाइज जो है वो आपके पास जो है वो होता है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि H3BO3 ये एक्ट करेगा एज एन एसिड के तौर पे और ये एक्ट करेगा एज द बेस के तौर पे। तो आपके पास क्या होगा कि वो ये कहते हैं कि इसके रिजल्ट में एक तो आपके पास क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट बनेगा और साथ आपके पास क्या H जो है वो क्या हो गया, रिलीज जो है वो आपके पास हो गया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इट्स सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज, और लेकिन जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो इसलिए जो है वो हमारे पास क्या वीक एसिड है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग बोरिक एसिड लें, ये आपके पास एसिड है, आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं, एक बेस के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी जो है वो कहते हैं। जब एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है तो रिएक्शन कौन सा होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। आपके पास एक सॉल्ट बनता है और साथ आपके पास क्या बनता है, पानी जो है वो आपके पास बनता है। तो क्या बना आपके पास, चार आपने मॉलिक्यूल्स लिए किसके, बोरिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के और उसके रिजल्ट में आपके पास बोरिक्स यानी सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो आपके पास एज अ प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन्ड होता है अलॉन्ग विद द जनरेशन ऑफ 7 मोल्स ऑफ या 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके पास है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे आपने इसका कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया, इसी तरह आप इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, आपके पास दोबारा बोरिक सी जो है वो आपके पास जो है वो बनेगा और इसके साथ पानी बनेगा और साथ आपके पास क्योंकि कार्बोनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बोनेट की वजह से इसमें से किस चीज़ की एवोल्यूशन होगी, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की जो है वो आपके पास एवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्योंकि एक वीक एसिड है इसलिए हम लोग इसको अल्कलीज के अगेंस्ट उस तरह टाइट्रेट नहीं कर सकते और कि हम लोग इसको जो है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल हाउएवर इट कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड अल्कली यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। यानी ये वीक एसिड होता है तो इसलिए हम लोग इसको कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते एसिड बेस की टाइट्रेशन के लिए। हाँ, अगर आप लोग ग्लिसरॉल वगैरह की प्रेजेंस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपका जो बोरिक एसिड है वो एक्ट कर सकता है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के तौर पर और हम लोग फिनोफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग स्टैंडर्ड अल्कली को इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो आप लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़े, पहला था रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल, सेकंड था व्हाट हैपेंस टू बोरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, फिर आप लोगों ने इसकी एसिडिटी की बात की, फिर आप लोगों ने इसका दो चीज़ों के साथ रिएक्शन करवाया, एक आप लोगों ने इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरा आप लोगों ने सोडियम कार्बोनेट के साथ। दोनों के रिजल्ट में आपके पास बोरिक्स जो है वो आपके पास जो है वो बना और इसके साथ वाटर की जो है वो प्रोड्यूस हुआ और अगर आप सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज आपके पास होती है। और लास्ट पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि वीक एसिड है तो हम लोग कॉमनली इसको एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके यूजेस में ये है कि इसको हम लोग एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बोरे का ऑइंटमेंट है इसको डस्टिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो ऑइंटमेंट्स होती हैं आइस के लिए अक्सर बोरिक वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है और जो बोरिक सोल्यूशन है उसको एज द आई वॉश के तौर पर भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसको पोट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज अ ग्लेज के तौर पर, यानी
जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर एक शाइनी सरफेस देने के लिए हम लोग जो है वो बोरेट का जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल जो है वो आपके पास करते हैं। और इसके अलावा इसको कैंडल इंडस्ट्री में जो विक होती है किसी भी कैंडल के अंदर, उसकी स्टिफनिंग के लिए हम लोग जो है वो बोरिक एसिड को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास एल्यूमिनियम। तो वही आपसे कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। के ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो आपके पास एल्यूमिनियम है। ज़्यादातर आपके पास ये मिनरल फॉर्म के अंदर, रॉक्स के अंदर और आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो नीचे आपके पास वो तमाम मिनरल्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें फेल्डस्पार है, मीका है, क्योलिन है, कुरिंडम है, डायस्पोर है, बॉक्साइट है, जिप्साइट है, एमरल्ड है एंड ट्रायोलाइट आपके पास है। तो ये उनके आगे केमिकल फार्मूलाज जो है वो आपके पास जो है वो गिवन है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि बाकी यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो वो ये कहते हैं कि बाकी जो आपके पास ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं जिसमें गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, वो क्या है, वो रेयर अमाउंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ज़्यादातर दूसरी मेटल्स की प्रोसेसिंग के दौरान एज अ बाई प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी एक मेटल है, सिल्वरी वाइट मेटल है। इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.7 ग्राम पर सीएम क्यूब है, लाइट मेटल है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि इट इज़ ब्रिटल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी 659 के नीचे ही जो है वो क्या होती हैं, इसकी डिफॉर्मेशन भी जो है वो आपके पास हो जाती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मेलेबल है, डक्टाइल है। ठीक है, शीट्स वगैरह भी बनाने के लिए, वॉइस वगैरह को भी बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि एनोडाइजिंग की टर्म का आपको पता होना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर होती है वो आपके पास क्या है, बहुत यूजफुल है। द मेटल इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन ड्यू टू दिस लेयर, कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर सी बन जाती है जो कि इसको जंग लगने से जो है वो आपके पास जो है वो बनाती है। एंड और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम लोग इसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं इंडस्ट्रियली एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको एनोडाइजिंग जो है वो हमारे पास जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पास क्या है कि हम लोगों ने जिस तरह बोरॉन के बारे में जो है वो पढ़ा, उसकी कंपाउंड्स की बात की और ये देखा कि वो किस किस तरह रिएक्ट करते हैं। इस तरह एल्यूमिनियम के बारे में भी ये है कि एक मेटल है। हम देखेंगे कि अगर हम इसका एयर के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो ये कैसे जो है वो बिहेव करेगा। और अगर हम इसका मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ या एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन कराते हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। वो ये आपके पास कहते हैं कि एल्यूमिनियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है और अगर आप इसको एयर के अंदर इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी छोड़ दें तो आपके एल्यूमिनियम के ऊपर किस चीज़ की लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और वो ये कहते हैं कि ये ऑक्साइड की लेयर इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये उसको फर्दर अटैक से और कोरोजन से जो है वो आपके पास बचाती है। इसलिए वो ये कहते हैं कि दिस ऑक्साइड लेयर इज़ वेरी यूजफुल और हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो इसकी थिकनेस को इस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो ये कहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वाइट लाइट भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं इन अ फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ आपके पास क्या होता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो ये कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं एयर के अंदर तो आपका एल्यूमिनियम इतनी रिएक्टिव होती है कि वो ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है बल्कि वो नाइट्रोजन के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर जाती है और एट द सेम टाइम आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन रहा होता है और साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी जो है वो आपके पास जो है वो बन रहा होता है। और वो ये कहते हैं कि इस एबिलिटी की वजह से हम लोग
इसको इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। वाई? क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, साथ ही आपके पास जो है वो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और जो है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग इसका किसी भी नॉन मेटल, क्योंकि खुद मेटल है, आप इसका किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसा कि आप इसका हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, आप उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बनेगा। इसी तरह अगर आप हैलोजेंस की बात करें, वो ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम हैलोजेंस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन शो किया, नाइट्रोजन के साथ भी किया, हाइड्रोजन के साथ भी किया, और इवन विद द हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हेलाइड्स जो है वो आपके पास जो है वो बना देता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप, यानी एल्यूमिनियम मेटल है, वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको किसी भी एसिड के अंदर जो है वो डिप करें तो क्या होगा कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट जो है वो आपके पास कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, इट रिमेन्स पैसिव इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती। लेकिन अगर आप इसका HCl वगैरह के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, आपके पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ क्या होगा, वाटर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि यानी एल्यूमिनियम डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है, चाहे वो HCl हो चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो। और अगर आप लोग क्या इस्तेमाल करें, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो ये कहते हैं कि इस केस में आपके पास H2 प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि क्या चीज़ आपके पास प्रोड्यूस होगी, आप इसका इस केस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। यानी डाइल्यूट के साथ उसका रिएक्शन डिफरेंट है। अगर आप उसका हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल करें तो आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनेगा, लेकिन साथ सल्फर डाइऑक्साइड और आपके पास क्या है, 6H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बनेंगे, और ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूटेड फॉर्म में भी और कंसनट्रेटेड फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका अगर यानी ये मेटल थी तो आपने इसका नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कराया, आपने इसका एसिड्स के साथ भी कराया, फिर आपने ये देखा कि एसिड्स के साथ ये कैसा बिहेवियर शो करती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसका किसी भी अल्कली के साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो तब ये क्या चीज़ जो है वो आपके पास प्रोड्यूस करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम लें, आप उसका स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो आपके पास जो है वो बनता है। और वो ये कहते हैं कि इसके साथ अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो उनको आप अल्कली सॉल्यूशन के साथ वॉश नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस आपके पास हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थर्माइट प्रोसेस कह रहे हैं, वो आपके पास क्या है कि उसको के अंदर हम एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे? कि आप लोग इसके अंदर कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड्स लेते हैं, जब आप उसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो उन मेटल के ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को क्या कर देता है, नॉक आउट कर देता है, और सिस्टम में से जब ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग उसको रिडक्शन जो है वो कहते हैं। सो दैट्स वाई एल्यूमिनियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे आयरन ऑक्साइड हो या क्रोमियम ऑक्साइड, जब वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम उसमें से ऑक्सीजन को स्नैच आउट करके अपने साथ रिएक्शन करा लेती है और मेटल्स को फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन जो है वो कर देती हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग ने बोरिक एसिड को पढ़ा, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आप लोगों ने स्टडी किया कि हम कॉलिमिनाइट और बोरिक्स उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी किया, और उसके एंड पे यूजेस को पढ़ा। ये कैंडल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और
एज अ मेडिसन, एज एन आई वॉश के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर जब आप लोगों ने एलुमिनियम को पढ़ा तो आप लोगों ने एलुमिनियम में ये देखा कि व्हाट हैपन्स टू एलुमिनियम व्हेन इट इज़ प्रेजेंट एंड व्हेन इट इज़ लेफ्ट फॉर सम टाइम इन द एयर। फिर आप लोगों ने उसका नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ा, आप लोगों ने उसको अल्कलीस के साथ और इसके साथ साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करा के चेक किया कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्ट प्रोसेस आपके पास क्या था, थर्माइट प्रोसेस था, जिसमें आपका एल्यूमिनियम एक्ट करता है एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।